वेलकम स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एक बार पुनः आपके अपने चैनल ज्योग्राफी बाय डॉक्टर आशुतोष में और स्टडी विद डॉक्टर आशुतोष में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ लेकर आया हूं, जिसमें विगत वर्ष के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। यह टेस्ट सीरीज़ घटना चक्र पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो आइए विद्यार्थियों, हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर भी हमें इससे 7वें स्थान पर हम हैं, तो उससे पहले जो भी कंट्रीज़ आती हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। देखिएगा, रुक तो रू से रूस हो जाएगा, का से कनाडा, चीन से चीन या चाइना, आ से अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, और बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे हमारा भारत जो है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वां स्थान है हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष आकार में विश्व का ऑप्शन ए 5वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन बी 6वां सबसे बड़ा देश, ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो ऑप्शन सी है 7वां सबसे बड़ा देश है। ऑप्शन सी की बात करेंगे, 7वां सबसे बड़ा जो है देश, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन ए संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन सी संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, ऑप्शन डी संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अर्थात संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या जो है यह भारत में निवास करती है। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा कि भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। और यदि जनसंख्या की बात करेंगे, हमारे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे उपयुक्त आंसर जो नियरेस्ट है ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या, ये क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से, ऑप्शन बी त्रिपुरा से, ऑप्शन सी मिजोरम से, और ऑप्शन डी इन सभी से। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है, इस वीडियो में मैंने कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, क्या इनकी लोकेशन है, सब पर चर्चा की है। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है उस वीडियो को आप एक बार देख लें। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारी जो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, आपको सभी राज्यों की जानकारी होना चाहिए। तो लोकेशन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो और ट्रिक के माध्यम से भी देख सकते हो। तो इसकी ट्रिक है, गमछा झार मित्र पर। गमछा झार मित्र पर। गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। ये 8 राज्य हैं। तो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश, त्रिपुरा एवं मिजोरम तीनों दिए हुए हैं, और ऑप्शन डी है इन सभी से, अर्थात इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है?
देखिए विद्यार्थी, उसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थात 8 राज्यों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है आपका कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। एमपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 23.5 डिग्री दक्षिण यानी साउथ, ऑप्शन बी 33.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी 0 डिग्री और ऑप्शन डी 23.5 नॉर्थ, मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो विद्यार्थियों, आपको पता है कि हमारे भारत से एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा होकर गुजरती है जो भारत को लगभग बराबर 2 भागों में डिवाइड करती है, जिसे हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। और इस रेखा का नाम है कर्क रेखा, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि 23.5 डिग्री है। अब ऑप्शन में 23.5 डिग्री 2 जगह दिया हुआ है। एक ऑप्शन ए है 23.5 डिग्री दक्षिण और ऑप्शन डी है 23.5 डिग्री उत्तर। तो आपको पता है कि ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और इस भूमध्य रेखा से हम किस ओर बढ़ रहे हैं? ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात नॉर्थ की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटस्थ है? अर्थात इन्होंने पूछा है कि कर्क रेखा के निकट में ये जो शहर दिए हुए हैं, इनमें सबसे निकट कौन स्थित है? तो इस प्रश्न का जवाब वही विद्यार्थी दे सकते हैं जिन्हें इनकी लोकेशन या अक्षांशीय स्थिति की जानकारी होगी। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो जबलपुर है हमारा, ये 23 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। अहमदाबाद की यदि हम बात करेंगे तो 23 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश पर अहमदाबाद है। उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन आपका 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। वाराणसी की यदि बात करते हैं तो ये तो 25 डिग्री 18 मिनट में है। तो यदि इसको हम इनका एनालिसिस करें तो आप देख रहे हो कि 23.5 डिग्री अर्थात 23 डिग्री 30 मिनट जो है, इससे हमारी उत्तरी अक्षांश रेखा जाती है। तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन इसका क्या है? 23 डिग्री 11 मिनट, अर्थात करेक्ट आंसर होगा आपका ए यानी जबलपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात से सबसे पश्चिमी गांव एवं अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांगू के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? देखिए, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी की बात की है तो पिछले वीडियो में ही मैं बताया था मैंने कि पश्चिम एवं पूर्व में भारत के समय में 2 घंटे का अंतर आता है, अर्थात ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय अर्थात IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकटतम है? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी होशंगाबाद। एमपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो रीवा है ये 81 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यदि हम सागर की बात करेंगे तो ये 78 डिग्री 50 मिनट। उज्जैन की यदि हम बात करते हैं तो 75 डिग्री 43 मिनट और होशंगाबाद की बात करें तो 77 डिग्री 45 मिनट पर है। अर्थात हमारी जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, अर्थात सबसे निकट आंसर जो है ये है ऑप्शन ए रीवा, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा रीवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा अर्थात 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में। एमपीपीसीएस प्री 1996 का क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि भारतीय मानक समय रेखा या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, यह इलाहाबाद के नैनीग्राम से होकर गुजरती है। कई स्रोतों में मिर्ज़ापुर भी दिया हुआ है, परंतु ऑप्शन में हमें इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है,
भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय अर्थात GMT में अंतर पाया जाता है। तो पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि GMT से हमारा भारत, देखिए GMT का तात्पर्य होता है, यदि यहाँ हम बात करें तो ये मान के चलिए ये GMT रेखा है अर्थात 0 डिग्री, पूरे विश्व का टाइम जहाँ से निर्धारित होता है। और हमारा भारत, हमने बोला कि हमारे भारत की स्थिति ये है, अर्थात इस 0 डिग्री से हम एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे हैं कि पीछे हैं। तो इस 0 डिग्री से हम किस ओर बढ़ रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ है कि कितने आगे हैं, तो 5.5 घंटे हमारा भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे चलता है। तो प्रश्न में चूंकि 5.5 घंटे माइनस मतलब पीछे भी दिया हुआ है, 5.5 घंटे आगे भी दिया हुआ है, अर्थात करेक्ट आंसर है बी, 5.5 घंटे आगे चलते हैं। चलिए विद्यार्थियों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर और ऑप्शन डी पॉइंट कैलीमेर पर। तो देखिए ये भी मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है, दक्षिणी बिंदु, चारों बिंदु आपको बताए थे। तो आपको पता है कि हमारा जो भारत है इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। ये हमारा भारत है, भारत में स्थल सीमा का यदि बिंदु बोला जाएगा दक्षिणी तो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में है। परंतु हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारा सबसे बड़ा द्वीप भी है, अंडमान निकोबार द्वीप। ये 6 डिग्री 4 मिनट से चालू होता है और इसी 6 डिग्री 4 मिनट पर हमारा सुदूरस्थ बोला है, मतलब साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात की है। तो 6 डिग्री 4 मिनट पर हमारा इंदिरा पॉइंट जो है, जो ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार जिसको कहा जाता है, या ऑप्शन में अंडमान निकोबार भी आ सकता है, इस पर स्थित है, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इसे हम पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ऑप्शन सी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी छोटा निकोबार, ऑप्शन सी बड़ा निकोबार, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप। MPPCS प्री 2006 का क्वेश्चन है। देखिए उसी प्रश्न को उन्होंने दूसरे तरीके से पूछ लिया, लेकिन प्रश्न जितना इजी दिख रहा है उतना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि देखिए इन्होंने निकोबार द्वीप में ही 3 ऑप्शन दे दिए हैं। कई जो विद्यार्थी होते हैं वो याद कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारा दक्षिण बिंदु है, सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। परंतु और डीपली यदि आप पढ़ेंगे तो अंडमान निकोबार भी जो प्रमुख कई भागों में बटा हुआ है, कई द्वीप समूह हैं, तो सबसे दक्षिणी द्वीप समूह का नाम है ग्रेट निकोबार, उसे हम बड़ा निकोबार के नाम से जानते हैं। अर्थात ऑप्शन सी जो है, इस बड़ा निकोबार में ही भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बड़ा निकोबार। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। देखिए IAS प्री का क्वेश्चन है 2015 का। तो जिन्होंने मैप देखा है तो आपको पता है कि इधर जो प्रश्न है, प्रश्न में पूछा गया है भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। तो हमने आपको बताया था V फार्मूला, W और E, मतलब ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र है और ये पूर्वी क्षेत्र है। तो यहाँ हमारा गुजरात है और सबसे पूर्व में यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। अब इन्होंने क्या पूछा है, पूर्वी और पश्चिमी पूछा है। तो पहले क्या आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश और फिर आएगा गुजरात, अर्थात ऑप्शन जो डी है आपका ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, IAS प्री 2007 में पूछा गया है। ऑप्शन है ए हैदराबाद, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बेंगलुरु या बेंगलुरु। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपने मैप में स्टडी की है, आपको शहरों की लोकेशन पता है, पूर्व पश्चिम दिशा का ज्ञान है, तो वही विद्यार्थी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और अब देखिएगा एग्जाम का पैटर्न अब धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, सिंगल लाइन फैक्ट या सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो इन प्रश्नों को वही व्यक्ति सॉल्व कर सकता है, वही विद्यार्थी सॉल्व कर सकता है जिन्होंने डीपली स्टडी की है। तो देखिएगा लोकेशन की बात हो रही है
तो आपको पता है कि यदि हम इनकी लोकेशन की बात करें और बात हो रही है कहाँ पर, सबसे अधिक सर्वाधिक पूर्वी की, तो आपको पता है हैदराबाद। सबसे पहली चीज़ तो हैदराबाद हो ही नहीं सकता क्योंकि आंध्र प्रदेश है, दक्षिण में है। भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल हमारा मध्य में है। लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ हमारा यहाँ उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बेंगलुरु हमारा कर्नाटक है। तो सबसे चूंकि पूर्वी की बात कर रहे हैं तो ये पश्चिम है, ये पूर्व है। तो सबसे पूर्व में नियरेस्ट में क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी लखनऊ, अर्थात उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन 15 का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर और ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है। पूछा गया है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से होकर मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न में होना था कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से होकर नहीं मिलती है। यहाँ पे प्रश्न होना था नहीं मिलती है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ये नहीं पूछा गया है। तो नहीं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश से लगे हुए राज्य कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक से याद कर सकते हो आप। ट्रिक है पीएम का एटीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर के एटीएम की बात हो रही है, या प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हो, प्रधानमंत्री, या पीएम से आप कुछ भी रख लें। पीएम एटीएम ये बांग्लादेश से देश से लगे हुए राज्य हैं। ऑप्शन पी की बात करें तो पी में हमारा पश्चिम बंगाल, एम की बात करें तो मेघालय, ए से हो गया असम, टी से हो गया त्रिपुरा और एम से हो गया मिजोरम। अब देखिए यहाँ मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है और डी में मिजोरम भी है। तो एक ऑप्शन छूट रहा है, ऑप्शन सी मणिपुर जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो विद्यार्थियों पहले हम ये देखें कि भूटान से कौन कौन से भारत के राज्य लगे हुए हैं। तो इसकी ट्रिक आप नोट कर लेंगे सावा, या इसको विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में मैंने सारी लगे हुए राज्यों की ट्रिक बताई है, फिर भी यहाँ भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। भूटान से लगे हुए राज्य हैं सावा, एस से बनता है आपका सिक्किम, ए से बनता है आसाम, बी से बनता है आपका पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और ए से बनता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा है, राष्ट्र से नहीं मिलती। तो अभी बात हुई सिक्किम की, ऑप्शन में दिया हुआ है, आसाम ऑप्शन में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में है और बंगाल भी है, अर्थात एक ऑप्शन छूट रहा है। तो ऑप्शन बी जो मेघालय इसका करेक्ट आंसर है कि मेघालय की जो बॉर्डर है ये भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18वां प्रश्न है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो विद्यार्थियों मणिपुर भी दिया है, अरुणाचल प्रदेश भी दिया है, मिजोरम भी दिया है और नागालैंड भी दिया है। तो आपको पता है ये सभी राज्यों की सीमाएं म्यांमार से मिलती हैं, परंतु प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न को पहले अच्छे से पढ़िए। प्रश्न में दिया हुआ है अधिकतम सीमा की बात हो रही है, अर्थात मैक्सिमम सीमा। तो मैक्सिमम सीमा जो है ये अरुणाचल प्रदेश जो है से लगती है। कुछ स्रोतों में अलग से आप देखिएगा तो मिजोरम भी दिया हुआ है, पर मेरे अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ये सर्वाधिक सीमा म्यांमार से लगती है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया है कि भारत की जो सीमाएं हैं वो यदि स्थल सीमा की बात करेंगे तो 7 हमारे जो स्थल सीमा की यदि हम बात करते हैं तो 7 पड़ोसी देश हैं हमारे। तो उसको ट्रिक से भी याद कर सकते हो आप, बचपन MBA ये हमारे स्थल सीमा से लगे हुए राज्य हैं। देखिए विद्यार्थियों यदि कुल देशों की यदि बात करते हैं, कुल पड़ोसी देशों की तो 9 हैं, 2 जलीय सीमा से लगे हैं और 7 स्थलीय सीमा से लगे हैं।
और यहाँ जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि स्थलीय सीमा का। स्थलीय सीमा में मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया, बचपन MBA, बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अरुणाचल प्रदेश। अर्थात ये 7 राज्य जो हैं इनसे स्थलीय सीमा लगती है। परंतु यहाँ पूछा है सबसे लंबी सीमा, तो विद्यार्थियों सबसे लंबी सीमा जो है ये बांग्लादेश से लगती है और ये है 4096 किलोमीटर। इसके अलावा यदि आपको प्रश्न आता है कि सबसे कम या छोटी सीमा किससे लगती है, तो वो अफगानिस्तान से लगती है जो कि लगभग 106 किलोमीटर है और केवल जम्मू कश्मीर राज्य को टच करता है, वो भी पाक अधिकृत कश्मीर जो क्षेत्र है, POK वाला क्षेत्र है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला क्षेत्र है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। देखिए इस रेखा में ही लगा हुआ है रेड यानी खतरा यानी लाल, लाल यानी खून, अर्थात भारत पाकिस्तान जो है आपस में निरंतर लड़ाई होती रहती है, तो रेड से याद कीजिएगा रेड क्लिफ रेखा। ये जो रेड क्लिफ रेखा थी ये 1947 में बॉर्डर कमीशन के द्वारा सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो उन्हीं सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से ही इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया है, अर्थात इसका आंसर है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन डी। और यही जो रेखा है ये अध्यारोपित जो सुपर इम्पोज्ड जिसको बाउंड्री बोला जाता है उसका एक प्रकार है, अर्थात अध्यारोपित सीमा से तात्पर्य है ऐसी सीमा जो जबरदस्ती थोपी गई है। तो ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा हमारे ऊपर ये सीमा थोपी गई थी, उन्हीं के द्वारा बॉर्डर कमीशन भेजा गया था, सिरिल रेडक्लिफ को भेजा गया था, तो यह सीमा अध्यारोपित सीमा का भी उदाहरण है। चलिए विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 21, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है, तो MPPCS प्री 2016 में एक क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये रेखा जो भारत पाकिस्तान की है ये अध्यारोपित अर्थात सुपर इम्पोज्ड लाइन जो है इसका एग्जाम्पल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? MPPCS प्री 1990 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी पाक जल डमरू मध्य, ऑप्शन सी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। देखिए भारत श्रीलंका की यहाँ पर बात हो रही है, तो अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें जल डमरू मध्य क्या होते हैं, चैनल क्या होते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं, वे किसे कहा जाता है, खाड़ी यानी गल्फ किसे कहा जाता है, और पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप क्या है, इन सब टेक्निकल बिंदुओं को मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। अभी ये समझ लीजिएगा कि जल डमरू मध्य की जो बात हो रही है, तो जो इसमें पाक लिखा है तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच की बात हो रही है, लेकिन ये पाक नहीं है, एक्चुअल जो है ये पाल्क जल डमरू मध्य है, PALK। यहाँ L साइलेंट होता है तो इसलिए इसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। अर्थात ये भारत, ये हमारा भारत है, ये हमारा श्रीलंका है, ये हमारा भारत है, ये हमारा श्रीलंका है, और आपको पता है कि इनके मध्य में ही हमारा एक जल डमरू मध्य बनता है। यहाँ का पानी जो है और यहाँ का पानी आपस में कनेक्ट होता है, विस्तार से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इसे हम बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। तो इनके द्वारा ही भारत एवं श्रीलंका अलग होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये 22 का करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 यानी 23, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चाइना से मिलती है? तो विद्यार्थियों आपको पता है कि जो हमारा सिक्किम राज्य है, जो सिक्किम राज्य है हमारा, ये तीनों देशों से सीमा साझा करता है। यदि आप जब मैप देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि मैप में ये हमारा जो सिक्किम वाला क्षेत्र है यहाँ नेपाल पड़ता है, इसके यहाँ पे ऊपर चाइना पड़ता है, और यही सिक्किम के बाजू में भूटान राज्य है। अर्थात तीनों ओर से ये सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24, 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
यदि आपने मैप देखा होगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब सेवन सिस्टर आप बनाते हैं तो सेवन सिस्टर्स में ये जो आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये त्रिपुरा है। तो आपको पता है बांग्लादेश तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र में बांग्लादेश, यहाँ से भी सीमा है, यहाँ से भी सीमा है, यहाँ से भी सीमा है। तो ऑप्शन सी जो है ये त्रिपुरा हमारा करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। IS प्री 1995 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जुरैसिक भूखंड, ऑप्शन बी है आर्यवर्त, ऑप्शन सी है इंडियाना और ऑप्शन डी है गोंडवाना लैंड। तो विद्यार्थियों, जब मैंने हिमालय का वीडियो बनाया था तो आपको बताया था कि हमारा जो दक्षिण भारत है, अर्थात ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग था। मेडागास्कर द्वीप या अफ्रीका महाद्वीप से टूटा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से लगा हुआ था, पहला टूट कर आया है, तो ये भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है, अर्थात ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। यहां पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र के निकट है, ये भी बोल सकते हो। ऑप्शन ए ये मिसप्रिंट है या गलत टाइप हुआ, ये सिंधु क्षेत्र है। ऑप्शन बी गंगा क्षेत्र है। ऑप्शन सी असम क्षेत्र है। ऑप्शन डी मध्य भारत क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी वाला जो क्षेत्र है, आपने यदि सिंधु नदी तंत्र मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता है कि हमारी जो सिंधु नदी है ये पाकिस्तान से होकर प्रवाहित होती है। तो पाकिस्तान से ये आपका पूरा थार का मरुस्थल है, पंजाब क्षेत्र से लगा हुआ है। तो ये क्षेत्र जो है सिंधु नदी वाला क्षेत्र ये मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे पहले नहीं है, एक्चुअली वो फैले है, समतल मैदान को क्या कहा जाता है। यहां समतल मैदान की बात हो रही है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी दून, ऑप्शन सी भावर और ऑप्शन डी खादर। तो इसका करेक्ट आंसर की यदि हम बात करेंगे तो ये ऑप्शन है आपका सी जो भावर, ये करेक्ट आंसर है। यदि आपको इसको डिटेल से विस्तृत यदि इस पर आपको अध्ययन करना है तो मेरा उत्तर का विशाल मैदान वाला आप वीडियो देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र जो फैला हुआ है, इस हिमालय के क्षेत्र में, गिरिपद क्षेत्र में, शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में चट्टानों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना हुआ है जिसमें अवसाद बड़े बड़े चट्टानें बिछी हुई हैं। इस क्षेत्र को हम भावर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन सी भावर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी बृहद हिमालय और ऑप्शन डी अरावली। बीपीएससी प्री 1999 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है पूछा गया है हिमालय का पर्वत पदी। देखिए ये है पर्वत, ये हम बात करते हैं, ये है पर्वत और बोला जा रहा है पर्वत पदी। पद यानी होता है चरण, अर्थात इस पर्वत के चरण के प्रदेशों की बात हो रही है। तो इसमें आपको पता है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय या अरावली में हमारा जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, यह क्षेत्र हिमालय का सबसे पदी मतलब सबसे दक्षिणी क्षेत्र है जो कि अवसादों से बना हुआ है। तो ये जो शिवालिक क्षेत्र है ये हिमालय का पर्वत पदी, पद यानी चरण यानी सबसे निचला या दक्षिण क्षेत्र कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। 29वां प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियां जो है ये निम्न में से किसका हिस्सा है। एमपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी है आपका सतपुड़ा। तो आप जानते हैं, अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो है उसे हम शिवालिक पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी जो है इनका निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए इयोजोइक कल्प में, ऑप्शन बी पेलियोजोइक में, ऑप्शन सी मेसोजोइक में और ऑप्शन डी सेनोजोइक में। तो ध्यान रखिएगा, शिवालिक श्रेणी यह बाह्य हिमालय इसको बोला जाता है, इसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ था जिसे हम सेनोजोइक युग के नाम से भी जानते हैं, सेनोजोइक युग के नाम से भी जानते हैं, अर्थात ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31, हिमालय पर्वत श्रेणी या श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है।
तो विद्यार्थियों, जिन्होंने हिमालय वाला मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता है कि जो हमारा हिमालय है ये जम्मू कश्मीर, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उसके बाद में उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। अर्थात ऑप्शन में जो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में यह विस्तारित नहीं है, और पूछा है किस राज्य का हिस्सा नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न अंकित में से कौन सा क्रम सही है। देखिए, जो क्रम पूछा गया है हिमालय का दक्षिण से उत्तर है, तो सबसे पहले तो आपको यही निकालना आना चाहिए कि हिमालय के सबसे दक्षिण में शिवालिक है। अब चारों ऑप्शन में देखिए शिवालिक, तो ऑप्शन बी ही बस में दिया हुआ है, तो वैसे भी आपका आंसर निकल जाता है। फिर भी यदि आपने डीपली स्टडी की है तो आपको पता है सबसे दक्षिण में शिवालिक, शिवालिक के ऊपर लघु हिमालय, उसके ऊपर महान हिमालय, और उसके ऊपर भी यदि ऑप्शन आपको आता तो ट्रांस हिमालय आता। सबसे दक्षिण अभी पदीय प्रदेश हमने देखा कि पर्वत पदीय प्रदेश में शिवालिक के सबसे दक्षिण में शिवालिक हुआ, उसके ऊपर लघु, उसके ऊपर महान, और यदि ऑप्शन में ट्रांस भी आता तो सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय है, परंतु उसे हम हिमालय का भाग नहीं मानते क्योंकि उसका निर्माण यूरेशियन प्लेटों से हुआ है। हिमालय के बनने से पूर्व ही यह मौजूद था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन 33 है कि पीर पंजाल श्रेणी जो है यह पाई जाती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि जो पीर पंजाल श्रेणी है यह मध्य हिमालय में स्थित है, और यह हिमालय एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जो है तक विस्तारित है। अर्थात राज्य की यदि हम बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है जम्मू कश्मीर राज्य ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 34, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख जास्कर, ऑप्शन बी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, ऑप्शन सी बृहद हिमालय एवं जास्कर, और ऑप्शन डी काराकोरम एवं लद्दाख। देखिएगा, हमारी जो कश्मीर घाटी है यह कश्मीर घाटी बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल जो है इनके मध्य में स्थित है। अर्थात ऑप्शन बी जो है यह बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल यह करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी बिंद। MPPCS प्री 1993 का क्वेश्चन है और RAS 2003 के प्री में भी आया हुआ है। तो विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं विश्व की सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है उसे हम अरावली के नाम से जानते हैं। यह अरावली श्रेणी आपको पता है, जब अरावली का वीडियो भी आप देखिएगा, विस्तृत मैंने पूरी सारी चीज़ों को बताया हुआ है कि यह 4 राज्यों में विस्तृत है। तो यह जो अरावली पर्वतमाला है यह 570 मिलियन वर्ष पूर्व है, अर्थात विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से आती है। अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है। IAS 2001 प्री का क्वेश्चन है। तो विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको बताया कि अरावली पर्वतमाला 570 मिलियन वर्ष जो है इसकी अनुमानित आयु है, अर्थात ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विद्यार्थियों, ऑप्शन ए दिया है अनाईमुदी, ऑप्शन डी डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी गुरु शिखर, ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। तो विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में आया है। तो ऑप्शन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑप्शन ए है अनाईमुदी, जिसकी यदि हाइट की बात करेंगे तो 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और दक्षिण भारत के साथ साथ पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। इनके यदि अतिरिक्त ऑप्शन पे हम विचार करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 38, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। UPPCS प्री 2007 का क्वेश्चन है। तो क्या पूछा है, नर्मदा और ताप्ती। तो आपको पता है कि यदि देखें ये विंध्याचल रेंज है, ये हमारी सतपुड़ा रेंज है। आपको पता है सतपुड़ा विंध्याचल के मध्य में तो नर्मदा प्रवाहित होती है और उसके नीचे ये सतपुड़ा, 2 नदियां जो हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती है, एक नर्मदा और दूसरी बैतूल मुल्तई से निकलती है ताप्ती।
तो नर्मदा तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में है, परंतु अब ये पूछा है कि नर्मदा एवं ताप्ती, ये ताप्ती नदियों के मध्य स्थित। ये देखिए यहाँ प्रश्न ये नहीं पूछा है कि नदी किन दो के मध्य बह रही है, ये पूछा है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है। तो देखिए ये आपकी ताप्ती है, ये आपकी नर्मदा है, इनके मध्य में कौन सी सीरीज है? सतपुड़ा श्रेणी है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सतपुड़ा श्रेणी। आप मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही आराम से सतपुड़ा रेंज और विंध्याचल रेंज को समझाया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं? इन्होंने पूछा है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ पर है। तो आपको पता है कि ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन होता है। यह नीलगिरी पहाड़ी जो है इसको ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और इसी की सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है। लगभग 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां? देखिए उसी प्रश्न को फिर से रिपीट कर दिया है। तो देखिएगा ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन ए दिया है अरावली, ऑप्शन बी दिया है सतपुड़ा, ऑप्शन सी है अजंता। देखिए ऑप्शन डी मिसिंग है, तो ऑप्शन डी में आप चाहे तो सह्याद्री लिख लीजिएगा, सह्याद्री। अब देखिए यहाँ पर्वत श्रेणी की बात की और बोला है एक ही राज्य में, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करें अरावली। आपको पता है कि 4 राज्यों में, सतपुड़ा भी आप देखें तो 1 से अधिक राज्यों में है। अजंता की बात करेंगे तो अजंता हमारी केवल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और सह्याद्री भी आपको पता है पश्चिमी घाट को बोला जाता है, जो महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में है। अर्थात 3 राज्य हैं। अर्थात ऑप्शन सी जो है अजंता, ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ये बोलता है प्रश्न कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन बोलता है कि कार्डिमम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह हैं कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। देखिए कार्डिमम पहाड़ी की यदि हम चर्चा करते हैं, जिसे हम हिंदी में यदि बात करेंगे तो इलायची की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो कार्डिमम पहाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो कार्डिमम पहाड़ी जो है मैंने आपको बताया कि ये केरल राज्य में है और यहाँ से तमिलनाडु अर्थात केरल एवं तमिलनाडु राज्य की जो बॉर्डर है इस पर हमारी कार्डिमम पहाड़ी स्थित है। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आंसर है आपका केरल एवं तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी अन्नामलाई, ऑप्शन सी कार्डिमम और ऑप्शन डी नल्लामलाई। तो आपको पता है अभी हमने चर्चा की है कि भारत की सबसे दक्षिणतम यदि हम बात करेंगे पर्वत श्रेणी की यदि बात करते हैं तो यही केरल में हमारी जो कार्डिमम पहाड़ी, इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ये हमारी सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए बालाघाट श्रेणी, ऑप्शन बी हरिश्चंद्र श्रेणी, ऑप्शन सी मांडव पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सतमाला। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा, बालाघाट श्रेणी की बात करें, हरिश्चंद्र श्रेणी की बात करें और सतमाला पहाड़ियों की बात करें, ये तीनों महाराष्ट्र राज्य में है। परंतु जो हमारी मांडव पहाड़ियाँ हैं, ये मांडव पहाड़ियाँ हमारी गुजरात राज्य में हैं। अर्थात ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी बिंद, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा महादेव पहाड़ी की बात कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
तो देखिएगा ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में हमने आपको बताया था कि ये सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। तो यहाँ पर होशंगाबाद पर एक पंचमढ़ी नामक स्थान पर्यटन स्थल है। यहाँ पर महादेव पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत है। इसी महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह स्थित है। तो यह महादेव पहाड़ियाँ जो है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसका भाग है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो देखिए वही क्वेश्चन रिपीट फिर से पूछ लिया है उसी से रिलेटेड कि धूपगढ़ चोटी स्थित है। ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज में, ऑप्शन बी मैकल रेंज में, ऑप्शन सी बिंद रेंज में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि धूपगढ़ चोटी जो है ये सतपुड़ा रेंज में, धूपगढ़ चोटी की यदि हम बात करते हैं तो सतपुड़ा रेंज में महादेव पर्वत पर मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। इसी पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसे हम पंचमढ़ी के नाम से जानते हैं ये वही क्षेत्र है आपका। तो 47 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा रेंज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन 48 कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये जो कोडाई कनाल है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक केंद्र भी है। ऑप्शन ए है अन्नामलाई, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी पालनी, ऑप्शन डी अमरकंटक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा कि इन ऑप्शन में से जो कोडाई कनाल है ये हमारी पालनी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस पालनी पहाड़ी पर हमारा तमिलनाडु के अंतर्गत डिंडीगुल जिला पड़ता है, इसमें पालनी पहाड़ी स्थित है। उस पर हमारा प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक केंद्र कोडाई कनाल स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 49 बोलता है माउंट एवरेस्ट कहाँ है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है और नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। चीन में बात करेंगे तो चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है और यदि इसकी हम हाइट की बात करेंगे तो 8848 मीटर इसकी हाइट है और कई स्रोतों में 8850 मीटर भी इसकी ऊंचाई आपको मिलती है। विश्व की सर्वोत्तम चोटी है ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन ए जुंको तोवई, कोरलिन मिकेल्सन, ऑप्शन सी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एमपीपीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। देखिए विद्यार्थियों यहाँ ये नहीं पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन सी थी, यहाँ केवल सिंपल पूछा है कि चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका जुंको तोवई ये एक जापान की पर्वतारोही थी और 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतह कर इतिहास रच दिया था और ऐसा करने वाली ये प्रथम महिला भी थी। इसके साथ साथ 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला यही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटी में पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो हिमालय का वीडियो जिसने देखा है या हिमालय का जिसने अध्ययन किया है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। इन्होंने पूछा है चोटी में पूर्व से पश्चिम दिशा। तो देखिए अब हमने जब बात की है पूर्व से पश्चिम की तो ये आपको पता है ये पूर्व है और ये हमारा पश्चिम है। तो आपको पता है यदि हिमालय की यदि हम चोटी की बात करें तो सबसे पूर्व में सबसे पहले तो नामचा बरवा है हमारी, उसके बाद में सिक्किम में कंचनजंगा आती है, उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी आती है और लेकिन उसके पहले माउंट एवरेस्ट भी हमारी नेपाल में आती है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों मिलते जुलते हैं, परंतु चूंकि पूर्व से पश्चिम तो पूर्व से पश्चिम में सबसे पहले नामचा बरवा, फिर सिक्किम में कंचनजंगा, फिर नेपाल में माउंट एवरेस्ट और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी सबसे आपकी पश्चिमी होगी। अर्थात ऑप्शन जो डी है यह करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 52 इसमें दिया है कुल्लू घाटी है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है वो हैं ऑप्शन ए धौलाधर पीर पंजाल,
ऑप्शन बी रणज्योति एवं नक्तिब्बा, ऑप्शन सी लद्दाख तथा पीर पंजाल, ऑप्शन डी मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो देखिएगा विद्यार्थियों, कुल्लू घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर एवं पीर पंजाल जो है इन श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो विद्यार्थियों ऑप्शन ए हिमाचल दिया है, ऑप्शन बी इन्होंने छोड़ दिया है, तो ऑप्शन बी में आप सिक्किम डाल लें, ऑप्शन बी आप डाल लें सिक्किम, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिला जो है वहाँ गंगोत्री नेशनल पार्क जो हमारा पड़ता है उसमें स्थित है, अर्थात ऑप्शन डी जो है उत्तराखंड ये इसका करेक्ट आंसर है। तो विद्यार्थियों यहाँ तक आज हमने इतने प्रश्नों का इसमें समावेश किया, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थात आपको टॉपिक तो समझ में आ गए होंगे कि किन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और आगे भी मैं टॉपिक वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ। ये तो हमने भारत के राजनीतिक एवं भौगोलिक विभाजन से संबंधित पार्ट 1 बनाया है। अब पार्ट 2 में हम ज्योग्राफिकल डिवीजन के और भी क्वेश्चन जो विगत वर्षों में आए हुए हैं उनका समावेश करेंगे, और उसके पश्चात हम बिल्कुल विधिवत जितने भी हमारे ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सभी के एग्जाम में वर्तमान तक आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनका डिस्क्रिप्शन यदि आपको चाहिए है तो मेरे जो वीडियो बनाए हुए हैं पहले उन पूर्व में बनाए हुए वीडियो को आप देखिए, विस्तार से आप उसका अध्ययन करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारे क्वेश्चन को आप लगा पाएंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।